हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द पेटेंट एक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा क्या होते हैं, हमें पता है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो टू टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हमारी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आता है असेट्स वगैरह, लैंड, हाउस, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो और ऐसे ही हमारा इंटेलेक्चुअल में आता है हमारा आइडियाज़, इन्वेंशन, डिज़ाइंस वगैरह। तो इसे देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एज अ टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ ए ह्यूमन माइंड्स एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमने अपने दिमाग का यूज़ करके, टेक्निकल ह्यूमन माइंड्स का यूज़ करके या फिर अपनी क्रिएटिविटी से अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई हुई है, उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और कोई उनकी क्रिएटिविटी को कॉपी वगैरह ना कर ले, उनके लिए ही हमारा बना है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्रिएटर्स हैज़ अ राइट टू प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशन। जो अपनी क्रिएटिविटी से बनाते हैं कुछ भी चीज़, उन्हें ये राइट्स है वो अपनी क्रिएटिविटीज़ को, इन्वेंशंस को, डिज़ाइंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और द क्रिएटर हैज़ अ राइट टू नेगोशिएट पेमेंट टू यूज़ देयर राइट्स बाय अदर्स। और क्रिएटर्स को ये राइट्स है, अगर कोई उनकी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहा है तो उससे पेमेंट ले सकता है अगर वो चाहे, मतलब जैसे कि कॉपीराइट्स वगैरह लगा सकता है। Thus the intellectual property rights are the rights given to the people over the creations of their own minds. Their rights protects the owners against authorized copyright. Intellectual property उन्हें ही प्रोटेक्ट करती है जो अपने माइंड से कोई क्रिएटिविटी करती है, और या आईटीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता है ओनर को कि उसकी क्रिएटिविटी को कोई कॉपी ना कर सके। मतलब कि जो आईपीआर है वो प्रोटेक्ट करता है सभी को कि उसकी क्रिएटिविटी को कोई कॉपी ना कर सके, कोई और उसकी इन्वेंशंस का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी के लिए हमारा आईपीआर बना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमारा एक तो पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस राइट आता है, ट्रेडमार्क एंड इन सम ज्यूरिडिक्शंस ट्रेड सीक्रेट्स। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आईपीआर देख लेते हैं। जो फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वॉज पेरिस कन्वेंशन। जो हमारी सबसे पहली ट्रीटी बनी थी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, वो हमारी थी पेरिस कन्वेंशन। ये हमारी क्रिएटेड हुई थी 20 मार्च 1883 को, और ये एंटर इनटू फोर्स 1884 में आई थी विद 14 मेंबर स्टेट के साथ। इट वॉज डिज़ाइन टू हैव द पीपल वेयर वन कंट्री टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन in other country from their intellectual creations in the form of industrial property rights। इसमें ये है कि ये हमारी इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी को प्रिवेंट करता है इंटरनेशनली। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया अपनी कंट्री में, तो किसी और कंट्री ने वही सेम प्रोडक्ट या सेम प्रोसेस या उसका लोगो वगैरह कॉपी कर लिया, तो ऐसे में हम पेरिस कन्वेंशन के पास जाते थे हमारे ऐसे में पेरिस कन्वेंशन के पास। तो पेरिस कन्वेंशन हमारा प्रिवेंट करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को लेके, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को। तो अब देख लेते हैं इसमें बर्ने कन्वेंशन। जो हमारे बर्ने कन्वेंशन था, ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1886 को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क। कोई भी पर्सन बर्ने कन्वेंशन के थ्रू अपने कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर सकता है कि कौन इंसान उसके द्वारा बनाए गए कंटेंट को यूज़ कर सकता है, कितना कर सकता है और किन किन कंडीशंस के ऊपर यूज़ कर सकता है। जैसा हमारा पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर है, उसी तरह हमारा बर्ने कन्वेंशन हमारे कॉपीराइट इशू के लिए है। वर्कर, ऑथर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ने कन्वेंशन उपयोग में लाया गया। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं वीपो। तो वीपो पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसको
ये है क्या एक्चुअली में, ये होता क्या है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा होता है ह्यूमन क्रिएटिविटीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा होता है ह्यूमन क्रिएशंस के लिए। और हर कंट्री में अलग अलग टाइप की इन्वेंशन होती है, वो लिटरेचर्स में होती है, साइंस में होती है, मेडिसिन्स वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में होती है। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ किस ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, ये चीज़ किस पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड है, तो इसके राइट्स हमारा पर्टिकुलर बंदे के इसका राइट हमारे किस पर्टिकुलर बंदे के पास होना चाहिए, उसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए जिसकी वो क्रिएटिविटी है। उसको सिक्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनाई गई, उसी को हम कहते हैं वीपो। तो वीपो हमारी स्टैंड करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पे। जो ये हमारी एस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये हमारी 14 जुलाई 1967 को हुई थी और एंटर इन फोर्स 1970। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें टोटल मेंबर स्टेट हमारी 193 है। इंडिया वीपो का मेंबर कब बना? 1975 को इंडिया हमारा वीपो का मेंबर बना। तो अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं, ये मतलब कैसे बना। द ओरिजिन ऑफ वीपो गोज बैक टू 1883 एंड 1886 व्हेन द पेरिस कन्वेंशन, जो हमारा पेरिस कन्वेंशन है वो है हमारा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और जो हमारा बर्ने कन्वेंशन है वो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेटरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। आप सभी को पता है। तो रेस्पेक्टिवली वर्क कंक्लूड बोथ कन्वेंशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और इन दोनों कन्वेंशन को, जो हमारी पेरिस कन्वेंशन है और बर्ने कन्वेंशन है, इन दोनों कन्वेंशन को हमारा मिलकर इंटरनेशनल ब्यूरो बनाया गया 1893 को, और इसी को रिप्लेस करके 1971 में इसी को इंटरनेशनल ब्यूरो को रिप्लेस करके हमारा वीपो बनाया गया। इसमें हमारा पेरिस कन्वेंशन भी आता है और हमारा बर्ने कन्वेंशन, दोनों को मिक्स करके हमारा वीपो बनाया गया। इसको रिप्लेस कर दिया हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो से। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वीपो के। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी एंड प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो क्रिएट एक्टिविटी, डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, उनको लेके क्रिएटिव और लोगों को अवेयर करना और उनको इन्वॉल्व करना वीपो का पर्पस है, और प्रमोट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक्टिविटी को, प्रोटेक्शंस को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ये ही हमारा वीपो का मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट हमारा टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन अमंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियन क्रिएटेड बाय पेरिस एंड बर्ने कन्वेंशन फॉर सब ट्रीटीज़। विपो की अलग अलग ट्रीटीज़ के थ्रू यूनियन क्रिएट की गई है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ये विपो का मेन पर्पस है। अलग अलग ट्रीटीज़ से मतलब कि हमारा पेरिस बर्ने कन्वेंशन और सब ट्रीटीज, पेरिस कन्वेंशन, बर्ने कन्वेंशन, इनसे ये तो मिलके हमारा विपो बनाया, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना ही हमारा मेन पर्पस है हमारी विपो का। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉज गवर्निंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए हमारे बहुत सारे एक्ट्स आए हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा कॉपीराइट एक्ट है 1957 में आया है। सेकंड जो एक्ट है हमारा पेटेंट एक्ट 1970 आया, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फोर्थ द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ ए गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और लास्ट है हमारा डिज़ाइन एक्ट। तो इसमें हम अब पेटेंट एक्ट को देख लेते हैं। द वर्ड पेटेंट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रे मीन्स टू ले ओपन, टू मेक अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शंस। मतलब जो हमारा ये पेटेंट है ये हमारा इन्वेंशन से रिलेटेड होता है, आपको पता ही है। तो जो पेटेंट है वो वर्ड
बैटरी से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है कि हम लोगों के सामने अपनी इन्वेंशन को प्रेजेंट करें, दैट इज पेटेंट। अ पेटेंट गिव इट्स owner the right to exclusive others from making, using, selling and importing an invention for a limited period of time। जो हम इन्वेंशन करते हैं वो लोगों के सामने तो रख ही सकते हैं, बट पेटेंट लेना ज़रूरी क्यों है? हम पेटेंट को क्यों गारंट करना चाहते हैं? पेटेंट जो है अपने जो ओनर्स होते हैं उन्हें राइट देता है, जो हमारी इन्वेंशन का कोई फेक यूज़ करके सेल ना कर सके, उसको इम्पोर्ट कर रहा है, उसे एक्सक्लूड करना फ्रॉम अ लिमिटेड टाइम पीरियड। इसी की वजह से हम अपने पेटेंट को ग्रांट करते हैं ताकि कोई हमारी चीज़ को कॉपी ना कर ले। अब देखते हैं कि ये पेटेंट कब आया था। जो पेटेंट एक्ट है वो 1970 में आया था, अलॉन्ग विद द पेटेंट रूल 1972 केम इनटू इनफोर्स में हमारा ये आया था फोर्स में 20 अप्रैल 1972, रिप्लेस द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911। इसको रिप्लेस करके हमारा पेटेंट आया था। द एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ए अयंगर कम्युनिटी। ये एक्ट हमारा अयंगर कम्युनिटी ने रिकमेंड किया था, जो हमारा पेटेंट एक्ट है। द मेन रीज़न बिहाइंड द एक्ट वॉज टू बिकम द मेंबर ऑफ ट्री। इस एक्ट को बनाने का मेन मोटिव था मेंबर बनना हमारा ट्रिप्स का, मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मेंबर बनना, ताकि हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनली सेल कर सके। जिसका हेड ऑफिस है हमारा कोलकाता और इसके अदर ब्रांच हमारी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। पेटेंट जो हमारा होता है वो इन्वेंशन पे ही दिया जाता है। तो पेटेंट एक टाइप से राइट होता है, मतलब कि क्रिएटर्स का राइट होता है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, इसका सिर्फ मेरा राइट होगा, इस चीज़ पर सिर्फ मेरा राइट्स होगा, मैं ही इस चीज़ को बना सकता हूँ, मैं ही इसे बेच सकता हूँ, मैं ही इसे सेल कर सकता हूँ, मैं ही इसे रेंट पर दे सकता हूँ। मतलब ये एक टाइप से लाइसेंस होगा। क्या आप किसी भी चीज़ का पेटेंट करा सकते हो? अगर किसी चीज़ का पेटेंट कराना है तो उसमें 3 बातें देखी जाएगी पेटेंट को ग्रांट करने के लिए। इन्वेंशन शैल फुलफिल 3 कंडीशन ऑफ पेटेंट एबिलिटी। सबसे पहले नोवेलिटी, सबसे पहले है हमारा यूज़फुल पर्पस। हाँ, कोई भी ऐसी नई चीज़ जिसे हम यूज़ में ला सकते हैं और इंडस्ट्री में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कोई फार्मूला है उसे हम यूज़ में नहीं ला सकते रियल लाइफ में, उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकंड है नोवेलिटी। पहले जो आप पेटेंट कराने जा रहे हो वो नया होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ों का हम पेटेंट नहीं करा सकते। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कंडीशन जो हमारी देखी जाएगी, नॉन ऑब्वियस। इन्वेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए उसे कोई भी बना सके, उस इन्वेंशन को कोई भी बना सके, मतलब उसमें कोई भी खास बात नहीं है, तो ऐसी इन्वेंशन का हमारा पेटेंट नहीं होगा। उसमें कोई ना कोई खास बात हमारी होनी चाहिए जब भी उस इन्वेंशन का हमारा पेटेंट होगा। तो जो पेटेंट की, अब इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को, पेटेंट की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमारी एक्ट में दी गई है सेक्शन 2(1)(m) में। पेटेंट मीन्स अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। पेटेंट क्या है? जो इन्वेंशन के लिए दिया जाता है इस एक्ट में, वही हमारा पेटेंट है। और इन्वेंशन की जो डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 2(1)(j) में दी गई है। इन्वेंशन में 3 कंडीशन होती है, या तो न्यू प्रोडक्ट हो या न्यू प्रोसेस हो, मतलब कि कोई न्यू फॉर्मूला या फिर कोई इन्वेंशन, इन्वेंटिव स्टेप, कोई भी इन्वेंटिव स्टेप, जैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे ये चीज़ बनानी है, आइडिया से लेकर डिस्कवरी तक की सारे प्रोसेस को, स्टेप्स को क्या कहा जाता है? इन्वेंटिव स्टेप। जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने लेबोरेटरी में बहुत सारे फॉर्मूलेज बनाए
उसके बाद जाकर एक सही फॉर्मूला बना, उसी को हम इन्वेंटिव स्टेप बोलते हैं। ये सारे फॉर्मूले को जो हमारा फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक आया, उसी को हम इन्वेंटिव स्टेप बोलते हैं। अब पेटेंटी क्या होता है? जो पेटेंटी होता है, पेटेंटी मीन्स द पर्सन फ्रॉम द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन एज गारंट ऑफ द परपोर्ट ऑफ द पेटेंट। पेटेंटी वो होता है जिसको हमारा पेटेंट ग्रांट किया जाता है, जिसको हमारा पेटेंट मिल जाता है, उसी को हम पेटेंटी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे सेक्शन 3 में हम व्हाट आर नॉट इन्वेंशन इज नॉट पेटेंटेबल, कौन सी इन्वेंशन को हम का पेटेंट नहीं होगा। पेटेंट एक्ट में ये बोला गया था कि अगर कोई प्रोडक्ट नया बनाया हमने तो उसका पेटेंट लेना पड़ेगा, या हम ले सकते हैं ताकि कोई हमारी इन्वेंशन को कॉपी ना कर सके। बट सेक्शन 3 में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिनका हम पेटेंट नहीं करा सकते, जिनका हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पेटेंट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3। तो सबसे पहले हमारा है फ्रिवलियस इन्वेंशन और कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ। फ्रिवलियस मतलब कि नॉन सीरियस इन्वेंशन का पेटेंट नहीं हो सकता। जो भी फालतू की चीज़ें हैं, अगर आप कहे मुझे तो इसका पेटेंट कराना है, बट उसका पेटेंट नहीं हो सकता। और कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ, ऐसी कुछ चीज़ें जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाती है, जो इनकंसिस्टेंट होती है नेचुरल लॉ के, उन चीज़ों का भी हमारा पेटेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। बचपन से हमने काफ़ी सारे प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा बचपन में। न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा कि ऊपर से कोई एप्पल गिरा तो उसमें ऊपर से कोई एप्पल हमारा गिरा, तो उसने उसी को एक प्रिंसिपल बना दिया कि मतलब ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ ऊपर से गिरी, इसको आपने डिस्कवर किया। सिर्फ इसमें आपका कोई योगदान इसमें आपने कोई योगदान तो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पहले भी ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता ही था। तो ये हमारा डिस्कवरी में इंक्लूड होगा ये चीज़। तो ग्रेविटी की वजह से पहले भी ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता था, तो ये डिस्कवरी में हमारा इंक्लूड होगा, आपको पता है। तो इन चीज़ों को हम इन्वेंशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे एफर्ट्स से नहीं बनी है, ये हमारा ग्रेविटी की वजह से हुई है। इस चीज़ में हमने कोई अपना एफर्ट्स नहीं किया है। तो कोई भी जो हमारा ऐसा प्रिंसिपल होगा उसका हम पेटेंट नहीं करा सकते। और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब जिसका कोई यूज़ ना हो, ऐसी थ्योरी, उसका भी हम पेटेंट नहीं ले सकते किसी भी थ्योरी का। मेयर डिस्कवरी, नेक्स्ट हमारा मेयर डिस्कवरी। जैसे आपने कोई चीज़ ढूंढी है, बनाई नहीं है, कोई चीज़ हमने ढूंढी है बट हमने उसको बनाई नहीं है। जैसे कि पेंट है, जैसे कि ऐसे एक हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि कोई पेंट है वॉल पे पेंट करने वाला, तो आपने उस पेंट में कुछ थोड़ा बहुत थिनर वगैरह मिला के उसे नेल पेंट की डिब्बी में सेटल कर दिया। तो आप कहने लगे कि ये तो मैंने भाई एक नेल पेंट डिस्कवर की है, तो मुझे इसका पेटेंट कराना है। ये आपने ढूंढी है, ये बनाई नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का भी पेटेंट नहीं मिलेगा आपको, जो आपने ढूंढी है, बनाई नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे पानी है हमारा, उसमें हमने बहुत सारे कलर मिक्स कर दिए, वो पानी अलग कलर का हो गया, और फिर हमने वे कलर्स जो है
वे कलर्स वाला पानी एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया और उसे हमने हार्ट शेप में उसको डिज़ाइन बना दिया, हार्ट शेप में और कुछ स्टार्स वगैरह में हमने उसको डिज़ाइन कर दिया। कहने लगे कि हम क्लेम करने लगे कि ये तो हमारी एक क्रिएटिविटी है, हमें इसका पेटेंट कराना है भाई, मुझे इसका पेटेंट कराना है। तो ऐसी चीज़ों का हमारा पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ये है ऐसी चीज़ें, तो इसमें हमने कुछ अलग तो नहीं किया है। इस चीज़ को तो हमारा कोई एक बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये तो हमारी एक कॉमन सी चीज़ है, एग्रीगेशन और प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा कहीं से क्रिएटिविटी नहीं आई। इसका हम पेटेंट बिल्कुल भी नहीं करा सकते और इसके लिए हमें पेटेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है, एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉमनली कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है, इस एक्ट को। ओके। रीअरेंज और डुप्लीकेशन ऑफ ए नॉन सब्सटेंस। अगर आपने किसी पुरानी चीज़ों को रीअरेंज और डुप्लीकेट कर दिया तो उसका पेटेंट नहीं करा सकते आप। वो पहले से चीज़ एग्जिस्टेंस में है, उसमें कोई भी नया चीज़ तो आपने डिस्कवर नहीं की, क्योंकि ये पहले से ही हमारा है एग्जिस्टेंस में, तो उसका भी हम पेटेंट ग्रांट नहीं करा सकते। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर्स, प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रीकल्चर हमारा क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का होता है और हॉर्टिकल्चर हमारा फ्लावर्स वगैरह का होता है। अगर हमने किसी नए मेथड से एग्रीकल्चर करा है या अलग टाइप से फ्लावर्स बनाए हैं, अलग अलग कलर्स के अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाए हैं, उनका हम पेटेंट नहीं करा सकते, या फिर कोई एनिमल्स की न्यू ब्रीड को तैयार करा है तो उनका भी पेटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ इंडिया के जीडीपी के लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने ये राइट्स अपने पास रिजर्व करके रखे हैं, अगर इन चीज़ों का पेटेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीडीपी के हित में है, हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉन्ट्रेरी टू लॉ और इमोरल। आप इमोरल चीज़ों का, अनलॉफुल चीज़ों का कभी भी पेटेंट नहीं करा सकते। नेक्स्ट, प्रोसेस फॉर द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि आपने कोई न्यू मेथड से सर्जरी की, वो सक्सेसफुल हो गई, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा मेथड है, इसको मैं पेटेंट कराऊंगा या कराऊंगी। वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंट्री के बेनिफिट्स के लिए है और ह्यूमन लाइफ्स के को प्रिवेंट करने के लिए होती है हमारी मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो इन सब चीज़ों का हमारा पेटेंट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो हमारा है मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, जो हम 4 देख रही है। हम मैथमेटिकल बिजनेस मेथड, नेक्स्ट हमारा लिटरेचरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्ड, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट्स और एनी प्रेजेंटेशंस और इन्फॉर्मेशन। ये जो हमारी है, ये चारों के चारों चीज़ें ये हमारी कॉपीराइट से रिलेटेड है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, तो इनका हमें पेटेंट कैसे मिल सकता है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक और बिजनेस मेथड। मैथ्स का फॉर्मूला है या बिजनेस का कोई न्यू मेथड है, तो ये हमारा कॉपीराइट में आता है, तो इसका हमें पेटेंट गारंट नहीं होगा। लिटरेटरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक मेथड, ये भी हमारा कॉपीराइट में है, इसका भी हम पेटेंट नहीं करा सकते। म्यूज़िक वगैरह का ये हमारे सब कॉपीराइट में आते हैं, आप सभी को पता भी होगा। मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट्स और प्लेइंग गेम्स। जैसे कि कोई प्लेयर्स है, वो किसी अलग स्टाइल में खेलता है, अलग स्टाइल में, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरा एक अलग टाइप का स्टाइल हो गया, इसका मैं पेटेंट ग्रांट कराना चाहता हूँ, तो इसका भी पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा, उसका आपको कॉपीराइट ज़रूर मिल सकता है, बट इसका पेटेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इन्वेंशन विच इन एफर्ट्स इज ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें यह है कि जैसे आपने ट्रेडिशनल मेथड से कोई नई चीज़ बना दी, जैसे कि अपने दादी अम्मा के नुस्खे हुए, हमारे हम टीवी वगैरह में देखते हैं, उनको देखकर हमने कोई अपनी नई चीज़ बना दी,
तो वो हमारे पहले से एग्जिस्टेंस में है ना। तो उन ट्रेडिशनल चीज़ों का कोई नया न्यू चीज़ बनाना, तो वो हमारा कोई क्रिएटिविटी, हमारी खुद की कोई इन्वेंशन नहीं है, ये हमने कॉपी किया हुआ है, तो इसका भी हमारा पेटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक एनर्जी आर नॉट पेटेंटेबल। एटॉमिक एनर्जी आर नॉट पेटेंटेबल। एटॉमिक एनर्जी में हमारी गवर्नमेंट का राइट है, उसका पेटेंट भी नहीं कराया जा सकता। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मे बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन पेटेंट लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बाय एनी पर्सन क्लेम बी अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। अगर कोई ट्रू है और फर्स्ट इन्वेंटर है, किसी इन्वेंशन को किसी ने इन्वेंट किया है, तो वो उसका पेटेंट लेने आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा असाइनी ऑफ द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। अगर कोई पर्सन खुद नहीं आना चाहता पेटेंट को अप्लाई करने के लिए, तो अपने असाइनी को भेज सकता है, बट उसको प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि मैं ट्रू इन्वेंटर का असाइनी हूँ। नेक्स्ट हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीड पर्सन हु वॉज एंटर टू मेक एप्लीकेशन बिफोर द डेथ। डेथ से पहले कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने आता है अपने पेटेंट के लिए, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पेटेंट के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। अब हम देखेंगे प्रोसेस फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट ग्रांट करने के प्रोसेस क्या क्या है, ये हमारे सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 42 तक में कवर हो गए। तो इसमें हम कुछ बेसिक सेक्शन देख लेंगे, सारे के सारे सेक्शन तो हम देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है फाइलिंग, ये हमारा सेक्शन 6 में पेटेंट एप्लीकेशन इज़ टू बी फाइल इन इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होगी हमारी इंडियन पेटेंट ऑफिस में। अगर किसी को पेटेंट लेना है, उसके लिए जो हमारे ये हम आपको बताएंगे, ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी उस बंदे को पेटेंट ग्रांट होगा। तो सबसे पहले उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इंडियन पेटेंट ऑफिस में कि मुझको पेटेंट चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट इट कैन बी प्रोविजनल और कंप्लीट। आप प्रोविजनल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो, या फिर एक ही बार में कंप्लीट एप्लीकेशन भी दे सकते हो। नेक्स्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल एप्लीकेशन द कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग डेट। अगर प्रोविजनल अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोविजनल एप्लीकेशन अप्लाई करने के 12 मंथ्स के अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी कंप्लीट एप्लीकेशन। फाइलिंग करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है पब्लिकेशन। यह हमारा सेक्शन 11A में डिफाइन किया है। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश द पेटेंट एप्लीकेशन आफ्टर 18 मंथ। पेटेंट के लिए अप्लाई करने के 18 मंथ्स के बाद पेटेंट ऑफिस पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश कर देता है। उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन द इन्वेंटर स्टार्ट इंजॉइंग प्रोविजनल राइट्स एंड प्रिविलेज। जैसे ही इंडियन पेटेंट ऑफिस पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश कर देता है, इन्वेंटर जो है उसे पेटेंट के सभी राइट्स एंड प्रिविलेज मिल जाते हैं, बट वो प्रोविजनल होते हैं। द पब्लिकेशन इंक्लूड द particulars of the dates of applications, application numbers, name, address of the applicant along with the abstract। पब्लिकेशन में हमारी बेसिक समरी ऐड होगी, जैसे कि डेट, नंबर, नेम, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन। पब्लिकेशन इस वजह से होता है ताकि पता चल जाए ये इन्वेंशन पहले से तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, या किसी को इस इन्वेंशन को के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो वो अपील कर सके। अगर किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, इसी के लिए हमारी जो है पब्लिकेशन होती है। नेक्स्ट द पब्लिकेशन फॉर द पेटेंट आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन बिफोर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से पहले जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, और जैसे ही गवर्नमेंट इसे पब्लिश कर देती है तो ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाती है।
इसके बाद पब्लिकेशन के बाद हमारा आता है एग्जामिनेशन। ये हमारा सेक्शन 12 में है। एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट वेयर रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड बाय द एप्लीकेंट और बाय एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन विल बी टेक अप फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किए जाते, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेंट खुद अप्लाई कर सकता है या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हमारा पेटेंट पब्लिश तो हो गया, पब्लिकली इंस्पेक्शन के लिए ओपन अवेलेबल है, तो उसमें से कोई इंटरेस्टेड पर्सन को उसमें इशू समझ आता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए, अगर किसी को कुछ गलत लगता है उसमें। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद द रिपोर्ट स्टेट फॉर द ऑब्जेक्शन रिक्वायरमेंट। इस रिपोर्ट में सारे ऑब्जेक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं। द एप्लीकेशन और कंप्लीट specification should be amended in order to meet the objection requirement with a period of 12 months from the date of first invention report। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलने के 12 मंथ्स के अंदर जो पेटेंटी है, जो रिक्वायरमेंट रिपोर्ट में दी गई है, उन्हें फुलफिल करे, या कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो उसे रिमूव करे, उसके लिए उसे टाइम मिलता है 12 मंथ का। और if a objection is not completed within the 12 months, the application shall be deemed to be abandoned। अगर 12 मंथ्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्शंस है वो फुलफिल नहीं किए गए, वो नहीं हटाए गए पेटेंटी के द्वारा, तो पेटेंट एप्लीकेशन को अबेंडेंट माना जाएगा। उसके बाद ग्रांट ऑफ पेटेंट, ये सब प्रोसेस होने के बाद उसको पेटेंट मिलेगा। हमारा सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग when all the requirement is met to the person is guaranteed after 6 months from the date of publication the letter patent is issue। जो पेटेंट के सारे रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लोगे और सारे ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पेटेंट मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है गारंट ऑफ पेटेंट का पब्लिकेशन की डेट से लेके 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको लेटर ऑफ पेटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, एंटर इज मेड इन द रजिस्ट्रेशंस ऑफ पेटेंट एंड इट इज़ नोटिफाइड द पेटेंट ऑफिस जर्नल। जैसे ही पेटेंट ग्रांट किया जाता है वो पेटेंट के रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, पेटेंट ऑफिस को बताया जाता है, ऑफिसर को बताया जाता है और जर्नल में भी पब्लिश किया जाता है कि इस बंदे को हमारा पेटेंट दिया गया है। ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे पेटेंट को ग्रांट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है टर्म्स ऑफ अ पेटेंट, टर्म देख लेते हैं पेटेंट को ग्रांट करने के लिए। पेटेंट ग्रांटेड 20 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो पेटेंट है वो ग्रांटेड होता है फ्रॉम 20 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने के 20 साल तक पेटेंट दिया जाता है। इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और इसके 20 साल के बाद, इसको 20 साल के बाद रिन्यू कराया जा सकता है अंडर सेक्शन 53 में। अब अपोजिशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट्स, इसमें कुछ अपोजिशंस देखेंगे जिसकी वजह से पेटेंट नहीं मिलेगा। हमारा क्या क्या अपोजिशंस हो सकते हैं, तो हमने देखा था जब पेटेंट को कोई ग्रांट कराता है तो कंट्रोलर ऑब्जेक्शंस के लिए टाइम देता है। तो आप ऑब्जेक्शन किन आधार पर कर सकते हो, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, मतलब कि किस बेस पर आप कह सकते हो कि इसे पेटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसे पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कौन से ग्राउंड है जिस बेस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो जो अब हम देखेंगे कि किस किस बेस पर हमें पेटेंट नहीं दिया जाएगा। रिफ्यूज़ल टू ग्रांट पेटेंट, ये भी हो सकता है इसका टॉपिक। तो अब वे ग्राउंड्स देखते हैं वे कौन कौन से ग्राउंड है जिनकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहला है एप्लीकेशन हैज़ रॉन्गफुली ऑब्टेन इन्वेंशन।
अगर आपने इन्वेंशन को गलत तरीके से ऑब्टेन किया है तो उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन्वेंशन वाज पब्लिश बिफोर द प्रायर डेट ऑफ क्लेम। इंडिया में कहीं भी अगर पेटेंट होने से पहले, मिलने से पहले आपकी इन्वेंशन पब्लिकली अवेलेबल हो गई तो भी आपको पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेंशन वाज ऑलरेडी क्लेम्ड। अगर कोई इन्वेंशन पेटेंट होने के लिए पहले से क्लेम हो रही है तब भी हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशन वाज पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज बिफोर द प्रायर डेट ऑफ क्लेम। अगर आपकी इन्वेंशन पहले से पब्लिकली नोन है मतलब पहले से है तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशन इज़ ऑब्वियस एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। मतलब आपकी जो इन्वेंशन है उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई इन्वेंशन ऑब्वियस है, उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, कोई आविष्कार से रिलेटेड कोई भी स्टेप ऐसा इन्वॉल्व नहीं है तो उसका भी हमारा पेटेंट नहीं होगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट सफिशिएंट एंड क्लियरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। अगर इन्वेंटर के द्वारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं की गई तब भी पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। एप्लीकेंट हैज़ फाइल टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिक्वायर अंडर सेक्शन 58। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंट्रोलर को फाइल नहीं की गई अंडर सेक्शन 56, या फिर एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन द टाइम। अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी पेटेंट की विद इन द टाइम तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ये हमारे ग्राउंड ऑफ एपोजिशंस है हमारे 8, इनकी वजह से हमारा जो पेटेंट है वो ग्रांट नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो देख लेते हैं, रिवोकेशंस ऑफ पेटेंट। तो जो रिवोकेशन क्या होता है इसे देखते हैं। पेटेंट को लाइसेंस रिवोकेशन, जैसे कि आपने किसी चीज़ का पेटेंट का लाइसेंस कराया, इतनी मुश्किल से आपने पेटेंट कराया और सामने वाले बंदे को उससे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो सामने वाला कैसे भी करके उसको रिवोक कराना चाहता है तो वो करवा सकता है। क्या अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, बट रिवोक कराने की पावर किस किस के पास है? तो रिवोक करवाने की पावर सबसे पहले हमारी हाई कोर्ट के पास है, नेक्स्ट हमारी कंट्रोलर के पास है और नेक्स्ट जो हमारी लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है कि इसका पेटेंट को रिवोक कर दो, किस आधार पर आप जाओगे? कुछ तो रीज़न होना चाहिए जाने के लिए। तो इसमें हमारे जो सेक्शन 25 में जो हमारे ये ग्राउंड्स थे, हमने देखे थे 8 के 8 ग्राउंड्स। जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 25 में, वे सारे के सारे ग्राउंड्स के बेस पर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं किसी के पेटेंट को रिवोक कराने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है कंट्रोलर ऑफिसर होता है जो पेटेंट को ग्रांट कराता है। जो पेटेंट को ऑफिस में बैठा है उसे हम कंट्रोलर कहते हैं। अगर आपने 2 साल से पेटेंट को यूज़ नहीं किया है तो कंट्रोलर के द्वारा आपके पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई पेटेंट इंडिया की सुरक्षा के लिए हानिकारक है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिवोक कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसके ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन, किन किन आधार पर पेटेंट को हटाया जाएगा। सबसे पहले, पेटेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द पेटेंटी इन अ रॉन्गफुल मैनर। अगर पेटेंटी ने पेटेंट रॉन्गफुल मैनर से ऑब्टेन किया है तब आपका पेटेंट कैंसिल हो जाएगा। सम अदर पर्सन हैज़ क्लेम इन रेस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन विच इज़ प्रायर टू क्लेम ऑफ पेटेंटी। किसी दूसरे पर्सन का उस इन्वेंशन से कोई संबंध हो जिसका हम पेटेंट करा रहे हैं तब भी उसका रिवोकेशन हो सकता है। पब्लिकली नोन इन्वेंशन,
अगर वो इन्वेंशन पहले से पब्लिकली नोन है, इट इज़ ऑब्वियस एंड इट इज़ नॉट एन इन्वेंशन एंड इट हैज़ नो इन्वेंटिव स्टेप। अगर कोई इन्वेंशन बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही साधारण है और उसमें कोई भी इन्वेंटिव स्टेप इंक्लूडेड नहीं है, तब भी इन्वेंशन नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, इन्वेंशन जो है हमारी वो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं की गई है। पेटेंट ऑब्टेन बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर पेटेंट ऑब्टेन किया गया है फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तब भी उसका रिवोकेशन हो जाएगा। इफ पेटेंट इज़ नॉट रीजनेबल वर्क विद इन 2 ईयर आफ्टर द कंपल्सरी लाइसेंस, अगर लाइसेंस मिलने के 2 साल तक भी उसे यूज़ में ना लाया जाए, तब भी उसका रिवोकेशन हमारा कंट्रोलर के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक पेटेंट इफ एक्सरसाइज इन मिसबिहेवियर मोड द स्टेट ऑफ इज जनरली जुरिडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये मैंने अभी बताया था। अगर कोई गलत तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो हमारे देश के हित में, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसका जो पेटेंट है वो रिवोक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब इसके हम कुछ अदर प्रोविज़न देखेंगे। इसका जो पहला प्रोविज़न है हमारा वो है सरेंडर ऑफ पेटेंट। ये हमारा सेक्शन 63 में बताया गया है सरेंडर ऑफ पेटेंट। तो हम सरेंडर ऑफ पेटेंट को समझते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कोई इन्वेंशन की और उसका पेटेंट हो गया, तो हम उसे सरेंडर क्यों कराएंगे? वो हमारी मर्जी है, जब हम चाहे हम पेटेंट को सरेंडर करा सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। ये हमारी पर्सनल रीज़न है, ऑफिशियल रीज़न है, या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, या हमारा पेटेंट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। कुछ भी रीज़न हो सकता है पेटेंट को सरेंडर करने के लिए। इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं उसको सरेंडर करने के लिए, तो देखते हैं। अ पेटेंट में एट अ टाइम बाय गिवन नोटिस टू द कंट्रोलर ऑफर टू सरेंडर हिज पेटेंट। सबसे पहले पेटेंटी एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को कि मुझे अपना पेटेंट को सरेंडर करना है। उसके बाद द कंट्रोलर शैल पब्लिश द ऑफर एंड आल्सो नोटिफाई इट टू एवरी पर्सन अदर देन द पेटेंटी। तो फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद कंट्रोलर उसे पब्लिश कर देगा पब्लिकली जर्नल में। उसके बाद वो कंट्रोलर पब्लिक को टाइम देगा ऑब्जेक्शंस के लिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शंस है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और अगर ऑब्जेक्शन से प्रूफ हो जाए कि इसका पेटेंट को सरेंडर नहीं करना चाहिए, तो फिर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इफ़ नो नोटिस ऑफ अपोजिशंस इज़ गिवन, अगर कोई नोटिस नहीं है अपोजिशन का, तो फिर द कंट्रोलर में एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ सरेंडर एंड रिवोक द पेटेंट। जो कंट्रोलर है वो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी एप्लीकेशन को और उसके पेटेंट को सरेंडर कर देगा। अब हम लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइसेंस ऑफ पेटेंट्स। लाइसेंसेस इन पेटेंट्स। लाइसेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है वॉलंटरी लाइसेंस, एक हमारा होता है कंपलसरी लाइसेंस। अंडर सेक्शन 68 of the Act, license granted in the patented invention by the patentee himself voluntarily in the previous of another person। वॉलंटरी लाइसेंस हमारा सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। ये दिया जाता है और इसी लाइसेंस को पेटेंटी ग्रांट करता है लाइसेंसी को। लाइसेंसी के जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है उसे हम लाइसेंसी बोल देते हैं। पेटेंटी ग्रांट करेगा लाइसेंस को, लाइसेंसी को, वो उसकी इन्वेंशन को आगे, तो फिर उसके बाद जो लाइसेंसी है वो उसकी इन्वेंशन को आगे सेल कर सकता है। जो उसकी है जो है वो मार्केट में उसके प्रोडक्ट को ला सकता है, जिसको वो लाइसेंस ग्रांट कर देता है।
Voluntary license is granted in the form of documents in written contents all the terms and conditions between patentee and licensee. वॉलंटरी लाइसेंस ग्रांट होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जो पेटेंटी और लाइसेंसी के बीच में होती है। वॉलंटरी लाइसेंस पेटेंटी ग्रांट करता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके बाद हम कंपलसरी लाइसेंस को देखेंगे। कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है इसको हम पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, इसको बाद हम इसको वैसे डेफिनेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो जैसे कि किसी कंपनी को लाइसेंस लेना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, बट पेटेंटी ने उसे देने से मना कर दिया। आपने लाइसेंस को तो लाइसेंस आपने अपना लाइसेंस को तो उसे लाइसेंस उसने देने से मना कर दिया। उस पर्सन को किसी ने उससे लाइसेंस लेने को कहा किसी प्रोडक्ट का कि भाई मुझे इसका लाइसेंस दे दो, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद जिस पर्सन को लाइसेंस लेना था वो या फिर किसी कंपनी को जो लाइसेंस लेना था वो कंट्रोलर के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा सकता है। उस केस में कंट्रोलर सारी चीज़ देखेगा पेटेंटी ने क्यों मना करा उसे पेटेंट देने से। इन सारी टर्म्स और कंडीशन को देखते हुए जो है कंट्रोलर और इन सारी चीज़ों को कंट्रोलर फिर देखेगा और सीजी के पास जो हमारी होती है वो पावर होती है, वो किसी को भी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। तो इसके एग्जांपल को मैंने कहा था देखेंगे, एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। कंट्रोलर हैज़ अ पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी विदाउट एथोराइज फ्रॉम हिज। जब कंट्रोलर पेटेंट दे रहा है उसमें ज़रूरी नहीं है पेटेंटी की एथोराइजेशन ज़रूरी हो। अगर पेटेंटी की एथोराइजेशन होगी तो हमारा वो वॉलंटरी लाइसेंस ही बन जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा कोरोना आया था तो हमारी बहुत सारी उसके लिए मेडिसिन बनी थी, उसमें से हमारी एक मेडिसिन भी थी, आपके भी याद होगा, रेमडेसिविर। और जिसने बनाई थी ये मेडिसिन उसके पास उसका पेटेंट था और उसने किसी और को अपने पेटेंट देने से मना कर दिया था। बट उस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अगर हमारा देश के हित की बात हो या कोई इमरजेंसी हो तो उस केस में ही हमारी सीजी और कंट्रोलर को पावर है बिना पेटेंटी की परमिशन की वो थर्ड पार्टी को पेटेंट ग्रांट कर सकता है। ये हमारा क्लोज 92 में लिखा है। ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही दिया जाएगा, वरना नहीं किसी थर्ड पार्टी को। तो उस टाइम पे उस मेडिसिन का जो फॉर्मूला वो सब चीज़ थी वो उसने दूसरी कंपनी को बताई ताकि ये हमारी मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। हमारे देश के हित के ऊपर बात आई थी तो इसी वजह से उसने उसे गारंट किया था। कंपलसरी लाइसेंस द controller or the center government has the right to give compulsory license to use sale particular product process without the compulsory license को कंट्रोलर और सेंटर गवर्नमेंट किसी भी आदमी को दे सकती है बिना परमिशन के, पेटेंट की बिना परमिशन के। नेक्स्ट हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट देख लेते हैं। इसे हम जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट है ये हमारा डिस्क्राइब होता है अंडर सेक्शन 104 से 114 के अंडर पेटेंट एक्ट 1970। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपका घर है और कोई आपके घर में आके रहने लगे बिना आपके पूछे। अगर कोई बंदा बिना पूछे आपकी किसी भी चीज़ को यूज़ करे तो उसे हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। आप सभी को पता है पेटेंट होल्डर को 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है और उसे कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो इसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स द वोलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ अ पेटेंटी एंड पेटेंट होल्डर। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर आप बिना पूछे किसी के पेटेंट को यूज़ कर रहे हो तो वोलेशन तो होगा ही।
तो पेटेंट इन्फ्रिजमेंट का यही मतलब होता है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। इफ़ एनी पर्सन एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ अ पेटेंट होल्डर विदाउट द अथॉरिटी और परमिशन ही सी लाइबल टू हिज पेटेंट इन्फ्रिजमेंट। अगर आप पेटेंट होल्डर की बिना परमिशन के उसके पेटेंट को यूज़ कर रहे हो तो उसका पेटेंट इन्फ्रिजमेंट होगा। आप लाइबल हो पेटेंट इन्फ्रिजमेंट के लिए। जैसे कि आप किसी के घर को बिना पूछे यूज़ कर रहे हो, किसी के पेटेंट को उससे बिना पूछे उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसमें पेटेंट इन्फ्रिजमेंट होगा हमारा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द फाइलिंग स्यू द पेटेंट इन्फ्रिजमेंट इज़ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फ्रिजमेंट। अगर कोई हमारे पेटेंट यूज़ कर रहा है और हमें पता है कि वो हमारे पेटेंट को यूज़ कर रहा है, तो उसमें हमारा जो है 3 साल से हमारा ज़्यादा हो गया उसको यूज़ करते करते, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। अगर हम 3 ईयर के अंदर अंदर केस फाइल ही कर सकते हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया तो हम केस फाइल नहीं कर पाएंगे। क्या आया आपके समझ में? अब नेक्स्ट हमारा ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा पेटेंट एजेंट। ये हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 125 में। तो पेटेंट एजेंट क्या होता है? जो पेटेंट कराने का काम कराता है उसे ही हम कहते हैं पेटेंट एजेंट। इट मीन्स द पर्सन वन परफॉर्म ऑल द वर्क रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। ये वो पर्सन होता है जो सारे काम करता है रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पेटेंट। क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एज अ पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले उसको एज हमारी 21 ईयर होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसने कोई डिग्री ऑब्टेन की हो इन साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से, और उसने पास किया हो यस पास द पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम, या क्वालिफाइड टू हैव हिज नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ ए पेटेंट एजेंट। ये हमारी सारी क्वालिफिकेशन होती है पेटेंट एजेंट बनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।